हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि 12th क्लास का पहला चैप्टर है। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको फुल्ली अपनी भाषा में पढ़ाऊंगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी ने क्या चीज़ें कहा है, क्या चीज़ें बताया है, जिससे क्या होगा आपके एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे। ये मेरी गारंटी है, 100 नहीं 200%। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पूरा क्वेश्चंस बनाना हो, एग्जाम में पूरा क्वेश्चंस आपको करना है, तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो बिना देर किए हुए दोस्तों, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तो हो जाइए तैयार, और आपको लिख भी लेना है अपने कॉपी में, तभी आपका पूरा डाटा क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये महात्मा गांधी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। कहिए तो एकदम बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताया है, जो कि मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको अपनी भाषा में बता रहा हूँ। काहे आप टेंशन ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, और हिंदी में बताऊँगा, इंग्लिश में भले ही लिखा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब इंग्लिश में ही लिखना होगा मेरे दोस्त, इसीलिए मैं यहाँ पर हिंदी नहीं लिख सकता। हिंदी में भले मैं समझा दूंगा आपको पूरा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इंडियन का मतलब क्या होता है, भारतीय, और सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता। ठीक है ना, सभ्यता हिंदी में अगर कहें तो, और इसका और संस्कृति। ठीक है, ये होता है इसका हिंदी, अगर हम हिंदी की बात करें। ठीक है, हालांकि आपको हिंदी लिखना है तो लिख सकते हैं, मैं सारा चीज़ आपको इन डिटेल बता रहा हूँ। आप लोग घबराइए नहीं, बस देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे दोस्त, भारतीय सभ्यता मतलब आजकल लोग सभ्य हो रहे हैं, का सभ्य हो रहे हैं। लोगों में संस्कार है कि नहीं, सभ्यता है कि नहीं, लोग अपनी संस्कृति को याद रखे कि नहीं रखे हैं, लोग कैसे संस्कृति में जी रहे हैं, किस कौन सा संस्कार है, कैसा संस्कार है। तो वही सारा चीज़ महात्मा गांधी बताए हैं कि हमारे पूर्वज कैसे जीते थे, अभी कैसे जी रहे हैं, अन्य देशों के लोग कैसे जी रहे हैं, भारत के लोग कैसे जी रहे हैं, भारत में क्या सभ्यता है, भारत के लोगों में क्या संस्कार है और अन्य लोगों में क्या संस्कार है, वो सारा चीज़ इसी चैप्टर में महात्मा गांधी ने पूरा डिटेल से बताया। तो आपको जैसा कि पता है कि इस चैप्टर को लिखा है किसने, महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जो इस चैप्टर को लिखा है, तो पहले उसके बारे में तो आपको जानना जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए आप मान लीजिए कभी टीचर के पास ही जाते हैं पढ़ने के लिए, कुंदन सर के पास आप पढ़ने आए, तो पहले कुंदन सर के बारे में जानिएगा ना, वो कुंदन सर कहाँ के हैं, मतलब कौन है कुंदन सर, कहाँ पढ़ाते हैं कुंदन, सारा चीज़ हमारे बारे में पहले पता कर भा तब नहीं भा। तो वह बात यह बा कि महात्मा गांधी के बारे में पहले पता करी कि महात्मा गांधी के हवे। चले, हमको भोजपुरी बोलने नहीं आता है मेरे दोस्त, माफ़ कीजिएगा, कभी कभी मैं बोल लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने इसको लिखा है, इस चैप्टर को। और अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, आपके बुक में भी अवेलेबल है, लेकिन आप एकदम ध्यान दे दीजिए पूरा वीडियो में, जरा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं हूँ आपके साथ। ठीक है, देखिए कुछ लोग इसको बापू भी कहते थे, बापू भी इनका नाम है। और द फादर ऑफ नेशन, सर द फादर ऑफ नेशन का मतलब क्या होता है, तो लिख लीजिए कॉपी कलम से, इसका मतलब होता है राष्ट्रपिता। क्या होता है, राष्ट्रपिता। ठीक है, मतलब उसी को बोलते हैं फादर ऑफ नेशन। तो बापू भी कुछ लोग कहते थे, और कुछ लोग क्या कहते थे, राष्ट्रपिता भी कहते थे। किसको, हमारे गांधी जी को, जो लिखल है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो देखिए आगे इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 1869 में, और डेट इनकी जो मृत्यु होती 30 जनवरी 1948 में। देखिए पहले हम लोग गांधी जी के बारे में देख रहे हैं, गांधी जी आखिर कौन थे, उसके बाद हम लोग समझ रहे हैं ना, आएंगे चैप्टर पर जस्ट, अभी इंतजार कीजिए आप लोग। ठीक है, पहले जान लीजिए मोर स्पिरिचुअल। सर स्पिरिचुअल क्या होता है, किताब में भी लिखे, देखिए इधर भी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, ये ज़्यादा आध्यात्मिक थे। अध्यात्म का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आप लोग जान ही रहे, भक्ति भावना, मन में लोगों के प्रति दया, उसी को बोलते हैं आध्यात्मिक भावना। तो ये ज़्यादातर ये स्पिरिचुअल लीडर थे, देन पॉलिटिशियन कम थे, राजनीतिक करने वाले कम थे, आध्यात्मिक ज़्यादा थे। स्पिरिचुअल का मतलब हिंदी होता है आध्यात्मिक, और पॉलिटिशियन का मतलब राजनीतिक। तो ये मोर स्पिरिचुअल, ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, नेता थे, मतलब आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे, देन पॉलिटिशियन से। ठीक है, मतलब पॉलिटिशियन कम थे। ठीक है, ऐसा कुछ कहना है। ऑब्जेक्टिव आपका चुटकियों में नहीं बन गया
तो फिर आप मुझे जो कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव आपका चुटकियों में बनेगा मेरे दोस्त, आप बने रहिए मेरे साथ ना क्या। तो उसके बाद देखिए ऑटोबायोग्राफी। सर ऑटोबायोग्राफी क्या होता है सर, नहीं समझते हैं। देखिए बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब खुद के द्वारा लिखा गया जीवनी। जैसे आप अपने बारे में खुद लिख लीजिएगा तो उसी को तो बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो महात्मा गांधी ने खुद अपने बारे में लिख लिया था, बताइए, खुद लिख लिया था अपने बारे में, ठीक है। और उसका नाम क्या था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सर इसका हिंदी का होता है, नहीं पता है हमको, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या, प्रयोग। तो सत्य के साथ, ट्रूथ का मतलब सत्य। हिंदी जब बनाएंगे तो उल्टा नहीं पढ़ेंगे, बताइए। जैसे भागलपुर में तो इन भागलपुर, उसी तरह से सत्य के साथ माई एक्सपेरिमेंट मतलब मेरा प्रयोग, इसका हिंदी यही हुआ। तो ऑटोबायोग्राफी क्या था, महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बहुत इंपॉर्टेंट है भाईजान, आपको पूछा जा सकता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है, तो हमारे गांधी जी ने लिखा है। घबराने की क्या बात है इसमें, आराम से आप देखिए तो, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। किसका ऑटोबायोग्राफी, तो वह गांधी जी के, चश्मिश के, ठीक है। तो उसी का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अब देखिए आगे क्या होता है, गांधी जी के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि यूज, इन्होंने प्रयोग किया था। देखिए हमने शॉर्ट में लिखा है, उतना ज़्यादा मैं लिख दूंगा फिर आप भी समझ नहीं पाइएगा और बोर्ड भी पूरा फुल हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। मैं तो संक्षिप्त लिखा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, जितना बोर्ड पर लिखे हैं सारा चीज़ आपसे ऑब्जेक्टिव सारा बन जाएगा, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है। तो यूज क्या था उन्होंने, ट्रूथ का। सर ट्रूथ क्या होता है, वही सत्य, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस क्या होता है सर, तो नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। मतलब देखिए इन्होंने यूज किया था क्या क्या चीज़ का, सत्य का और अहिंसा। सर ये अहिंसा क्या होता है, बहुत टीवी सीरियल में, ड्रामा में, नाटक में, सब में देखते हैं अहिंसा। तो अहिंसा का मतलब होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन वायलेंस। अहिंसा का मतलब क्या होता है कि जिसमें हिंसा नहीं हो, झगड़ा लड़ाई नहीं हो। जैसे कोई कहता है हम हिंसा नहीं करेंगे, हम अहिंसक रैली करेंगे, अहिंसक रैली बिना झगड़ा का, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं, ठीक है, अहिंसक रैली करेंगे, हिंसा हमसे नहीं होगा। तो वही गांधी जी कहते थे सत्य और अहिंसा, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, अहिंसा से काम करना है, जिसमें हिंसा नहीं हो। हिंसा का मतलब झगड़ा लड़ाई, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इन्होंने ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का सहारा लिया, सत्य और अहिंसा का सहारा लिया एज द चीफ वीपन। सर वीपन क्या होता है, तो मुख्य हथियार। वीपन का मतलब हथियार, तो उसको चीफ वीपन, जैसे चीफ मिनिस्टर का मतलब मुख्यमंत्री, उसी तरह से मुख्य हथियार, उनको मुख्य हथियार के रूप में यूज किया। एंगेस्ट, एंगेस्ट का मतलब खिलाफ, किसके खिलाफ, ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों का जो बना बनाया नियम था, उससे बोला अरे अपन सबसे हमारा झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए, हमारा ट्रूथ के और नॉन वायलेंस के सहारा लेना चाहिए, मतलब सत्य के और अहिंसा के हमारा सहारा लेकर तो और सबके खिलाफ तमाम करी देवे काम, अहिंसा करना नहीं चाहिए, सॉरी हिंसा करना नहीं चाहिए, हिंसा से जब काम चली सीधा। वही कर रहा है, यूज किया, प्रयोग किया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस मतलब सत्य का और अहिंसा का, किसके रूप में, तो चीफ वीपन मतलब मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ठीक है। तो आप समझ रहे ना, समझ रहे हैं, थोड़ा लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा और शेयर तो करना बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं, डोमिनेटेड। डोमिनेटेड का मतलब क्या, मतलब समर्पित कर देना। क्या समर्पित कर दिया सर, तो गांधी जी ने समर्पित कर दिया क्या, इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीतिक में। कब से कब तक, तो फ्रॉम 1915 टिल 1948, मतलब 1915 से लेकर के जब तक बेचारा मरे नहीं, क्योंकि मरे भी थे 1948 में, ठीक है। तो 1948 तक इन्होंने पूरा जीवन पॉलिटिक्स में बिता दिया, मतलब लोगों की भलाई के लिए पूरा जीवन तुम्हारे लिए है। चलिए, तो गांधी जी ने डोमिनेटेड क्या, समर्पित किया इंडियन पॉलिटिक्स में, कब से कब तक, 1915 से 1948 तक। समझ रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे कहते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स रोट, इन्होंने अनुच्छेद लिखे। सर आर्टिकल क्या होता है, अनुच्छेद होता है। मेरे रहते हुए आपको घबराने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना आपके साथ, ठीक है। तो आर्टिकल्स लिखा, बहुत सारे अनुच्छेद लिखे फॉर यंग इंडिया, नौजवान के लिए। भारत में जो नौजवान है ना, यंग, उसी को बोलते हैं यंग इंडिया, उनके लिए बहुत सारे अनुच्छेद लिखे कि हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो
यंग लोग हैं कैसे सुधरेंगे, कैसे हमारा देश का विकास होगा, कैसे वो लोग जिएंगे। तो उसके लिए अनुच्छेद नहीं लिखेंगे तो बौखलाने लगेगा जो क्या कहते हैं जो नौजवान है, नौजवान को थोड़ा मतलब पुश किया जाता है, मिर्ची लगाया जाता है, तब वो अपने काम पर आते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे अनुच्छेद लिखे गांधी जी ने। तो वही कह रहा है आर्टिकल्स रोट, अनुच्छेद लिखे फॉर यंग इंडिया की। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो बात स्टार्टिंग है। देखिए क्या कह रहे हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप ऑफ मटेरियल। अब देखिए यहाँ पर बात ही हो रहा है सिविलाइजेशन के बारे में। मैंने पहले ही कहा कि सिविलाइजेशन के बारे में बात हो रहा है, गांधी जी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो भारत का सभ्यता है ना वो कुछ अलग है, वो धन दौलत पे निर्भर नहीं करता है। ये नहीं कि धन दौलत के लिए लोग मरते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर नैतिकता के लिए लोग मरते हैं, व्यवहार के लिए लोग मरते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो पश्चिमी सभ्यता है ना, पश्चिमी देशों का सब वर्शिप ऑफ मटेरियल, वो किसका वर्शिप है? तो मटेरियल का, मतलब धन दौलत का ये वर्शिप है, पूजा है। वो लोग धन दौलत का पूजा करते हैं, वो लोग सभ्यता उन लोग में नहीं है। जो वेस्टर्न लोग है, जो वेस्टर्न लोगों को सभ्यता है कहाँ? सभ्यता तो सिर्फ भारत में है, वो लोग सब भी नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अगर पूजा करते हैं तो धन दौलत, भाई मेरा नहीं कहना है, गांधी जी का कहना है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई गलती हो जाए तो। ठीक है, क्योंकि जो गांधी जी ने बताया वो मैं बता रहा हूँ, कुछ समय के लिए आप मुझे ही गांधी जी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप ऑफ मटेरियल। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो वर्शिप ऑफ मटेरियल है, मटेरियल का मतलब वर्शिप है, धन दौलत का पूजा है। लेकिन अगर बात करें इंडियन सिविलाइजेशन मोरल बीइंग, ये तो मॉरल बीइंग है, नैतिकता पर ये निर्भर करता है। मॉरल का मतलब नैतिक, ये नैतिक कामों पर निर्भर करता है, लोगों का कैसे मदद करना है, लोग मतलब जो लोगों का रक्षा कैसे करना है, उस पर ये निर्भर करता है। इसमें सभ्यता है भारत के लोगों में, भारत के लोग सभ्य है। और जो वेस्टर्न लोग हैं वो तो मटेरियल का पूजा करता है, वो लोग सभ्यता कहाँ देखता है? आप सभ्य लोग है वो लोग कहाँ? जो वेस्टर्न लोग हैं, जो पश्चिमी देश के लोग हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं सिविलाइजेशन पॉइंट आउट द पाथ ऑफ ड्यूटी। कह रहे जो सिविलाइजेशन है वो पॉइंट आउट करता है, वो निर्देशित करता है मेन द पाथ ऑफ ड्यूटी, मानव के ड्यूटी के रास्ते को। मानव किस ड्यूटी पर चले, किस कर्तव्य पर चले, वो राह दिखाता है हमारा सिविलाइजेशन। अगर आप में सभ्यता नहीं होगी ना तो आप मानव है ही नहीं, आप अपना काम भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हर एक लोगों में सभ्यता होना जरूरी है, मानव में खास करके सभ्यता होना जरूरी है। मानव में अगर सब भी नहीं होंगे मानव, तो अपना ड्यूटी भी सही से नहीं कर पाएगा, अपना कर्तव्य भी सही से नहीं कर पाएगा। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे में अगर सभ्यता नहीं होगा, मैं बच्चों को प्यार नहीं दूंगा उस हिसाब से, तो बच्चे भी कहेंगे कैसा टीचर है यार। तो इसीलिए हर किसी में सभ्यता होना जरूरी है। सिविलाइजेशन ही है वो क्या करता है, सिविलाइजेशन हमें पॉइंट आउट करता है, दिखाता है, हमें नहीं मानव को, पूरा मानव को। वही कह रहा है पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, उसके ड्यूटी के रास्ते को, कर्तव्य के राह को दिखाते हैं सिविलाइजेशन। हर किसी में सिविलाइजेशन होना जरूरी है, आप में भी सभ्यता होना जरूरी है। अगर आप सब भी नहीं है तो कोई काम के आदमी नहीं, आप में भी सभ्यता होना जरूरी है मेरे दोस्त, बहुत ही जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, गांधी जी ने ये बातें कहा है, मैं बता रहा हूँ, कुछ समय के लिए आप मुझे गांधी जी समझ लीजिएगा, बाद में मैं आपका सर ही रहूँगा, लेकिन कुछ समय के लिए समझने में क्या जाता है यार, समझ लो ना। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहते हैं आगे। ठीक, कहते हैं सिविलाइजेशन, आगे देखिए क्या कहते हैं, बहुत सारे देशों का बात किया गया है कि जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, रोम का, ग्रीक का, वेंट, ये सब का सभ्यता तो चले गया। ये लोग अपने आप को कायम नहीं रख पाए, इन लोग का जो सभ्यता था वो चले गया। पहले कुछ और करते थे, बाद में कुछ और, मतलब ये लोग अपना सभ्यता को कायम नहीं रख पाए। मतलब ये लोग सब भी नहीं है, मतलब पहले अपना सभ्यता इनका कायम था, लेकिन बाद में इन सब का सभ्यता चला गया। जो रोम के लोग थे उनका भी, ग्रीक का भी, वेंट सब। और जापान का अगर हम बात करें, वो तो वेस्टर्नलाइज हो गया, उन्होंने तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन कर लिया, जो कि मटेरियल का पूजा करता है। जापान वेस्टर्नाइज हो गया। जापान जान रहे हैं ना, जापान जो देश है वो अपना सभ्यता खो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन सिविलाइजेशन नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, जो भारत का सभ्यता है ना वो बीटन नहीं हुआ, पराजित नहीं हुआ पूरा संसार में। बीटन का मतलब पराजित, यहाँ पीटना नहीं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार कि कौन सा सिविलाइजेशन बीटन नहीं हुआ, तो इंडियन सिविलाइजेशन। वही कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन जो है, भारत का जो सभ्यता है ना वो अभी भी कायम है, वो अभी तक बीटन नहीं हुआ, कभी भी बीटन नहीं हुआ है। भारत का जो सभ्यता है मेरे दोस्त, कभी बीटन नहीं हुआ, सब बीटन हो गया। रोम चला गया, ग्रीक चला गया, जापान भी वेस्टर्नाइज हो गया, जापान के लोग भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपना लिए, लेकिन भारत ने अपनाने वाला है। भारत का सभ्यता जो है ना पूरे वर्ल्ड में
अभी भी कायम है, ठीक है। मतलब वही कह रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, जो भारत की सभ्यता है वो बीटन नहीं हुआ है पूरे वर्ल्ड में। अब देखिए आगे क्या कहते हैं गांधी जी, कहते हैं कि जो गुजराती इक्विवेलेंट है, गुजरात के लोग जो है सिविलाइजेशन का मतलब गुड कंडक्ट समझते हैं, मतलब अच्छा आचरण। जो गुजरात के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, सिविलाइजेशन अगर आप में है तो उसको बोलते हैं गुड कंडक्ट, मतलब अच्छा आचरण। क्योंकि गांधी जी का भी यही कहना है कि हर किसी में सिविलाइजेशन होना जरूरी है। अगर आप में सभ्यता नहीं होगी, आप में संस्कृति नहीं होगी, तो आप फिर मानव है ही नहीं यार। आपको मानव होने के लिए आप में सभ्यता होना जरूरी है। आप एक सभ्य मानव है तो आपको सभ्य होना पड़ेगा, नहीं तो असभ्य तो जानवर भी हो सकता है, नहीं भी मारिएगा तो ऐसे ऐसे मार देगा, ऐसे मार देगा। जो गाय बैल देखिएगा, एक एक गो गाय बैल मिलेगा आपको मरखंडा टाइप का, वो क्या करेगा, नहीं भी कुछ किया उसे सटे ऐसे मारेगा ऐसे खींच के, क्योंकि उसमें सभ्यता नहीं है। लेकिन हाँ कुछ कुछ जानवर ऐसे भी हैं उसमें मानव का गुण भी आ जाता है, सभ्य वाला, वो आपको प्यार करेंगे, वो आप में सटेंगे, ऐसे 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 सहलाएंगे, मारेंगे नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं, लेकिन मानव को, हर एक मानव को सभ्य होना जरूरी है मेरे यार। मानव अगर सभ्य नहीं होगा तो कौन होगा बताइए। तो वही कह रहे हैं कि गुजराती इक्विवेलेंट, जो गुजराती लोग हैं वो लोग सिविलाइजेशन का मतलब समझते हैं गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। गुड कंडक्ट का मतलब अच्छा है। वही अगर यूरोपियन सिविलाइजेशन की बात करें, यूरोप के सभ्यता की बात भी गांधी जी ने किया है। यूरोपियन सिविलाइजेशन रूइन, RUIN है लिखा फॉर इंडिया, मतलब जो यूरोप की सभ्यता है ना वो भारत में मैच कभी होगा ही नहीं। मतलब उसका मतलब ही है, रूइन का मतलब होता है विनाश, ठीक है। वो भारत के लिए विनाश है, पूरी तरह से बेकार है, ठीक है। भारत से कभी मिलेगा ही नहीं यूरोप का सभ्यता। जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, रूइन फॉर इंडिया, वो भारत के लिए विनाश है। भारत बर्बाद हो जाएगा उसके चक्कर में अगर रहेगा। किसके चक्कर में? यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्योंकि भारत की सभ्यता ब्रिटेन नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तक पूरे वर्ल्ड में और सब सभ्यता सब ब्रिटेन हो गया, लेकिन भारत का सभ्यता ब्रिटेन। द पीपल ऑफ यूरोप, जो यूरोप के लोग थे वो लर्न कर रहे थे लेसन फ्रॉम राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीक और रोम। जो ग्रीक देश था और रोम देश था, गांधी जी का कहना, देखिए वहाँ के जो लोगों का जो लिखा हुआ राइटिंग होता था उससे यूरोप के लोग लेसन सीखते थे। बताइए यूरोप का क्या सभ्यता है, क्या यूरोप के लोग हैं बताइए। और भारत का सभ्यता तो कुछ अलग है, भारत का सभ्यता तो पूरा दुनिया में अलग है। उनको अभी तक कोई बीटन नहीं किया है, भारत का सभ्यता अभी तक पराजित नहीं हुआ है। इंडियन सिविलाइजेशन इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, ठीक है। कई बार मैंने आपको कहा ये बातें। लेकिन यूरोप के जो लोग हैं वो क्या बताएं, यूरोप के लोग जो है क्या करते हैं, लेसन सीखते हैं फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैन। जो ग्रीक और रोम के आदमी का जो लिखा हुआ लेख है हाथ का, उसी लिखे हुए राइटिंग से लोग अपना लेसन सीख रहे हैं। बताइए यूरोप का क्या सभ्यता है, क्या वैल्यू रह गया। लेकिन भारत का सभ्यता तो कुछ अलग है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, फौरोज, जो फौरोज थे, जो फौरोज का मतलब होता है प्राचीन मिस्र के जो राजा शासक थे, वो लोग क्या करते थे, रूलर्स थे, मतलब रूलर्स का मतलब शासक। वो लोग क्या थे, शासक थे। किसके? इजिप्ट के। सर इजिप्ट क्या होता है? तो इजिप्ट भी एक देश है, उसका मतलब प्राचीन मिस्र के जो राजागण थे उसका ये लोग शासक थे। किसके? इजिप्ट के, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, चूंकि ऐसे है तो गांधी जी ने अलग अलग बातें बताया है तो हमें आपको बताना पड़ता है, अदरवाइज छूट जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये भी गांधी जी ने कहा था। लेकिन फिर गांधी जी बात करते हैं कि जो भारत का जो ग्लोरी है ना, इंडिया का जो ग्लोरी है ना, अब कहिएगा सर इंडिया का ग्लोरी क्या होता है, तो भारत का जो चमक धमक है, भारत किस तरह से विकसित जो है वो इमोएबल है। मतलब क्या, जो इंडिया का जो ग्लोरी है, इंडिया का जो महिमा है, आप कहिएगा महिमा क्या, उनका जो चमक धमक है ना इंडिया का, वो इमोएबल है। उनको कोई मिटा नहीं सकता, वो उसको, उनके चमक को कोई कम नहीं कर सकता, वो इमोएबल है। इमोएबल सर क्या होता है? अचल जिसको कहते हैं। अचल सर क्या होता है? अटूट, जो टूटेगा नहीं, कभी कभी टूटने वाला नहीं है। भारत की चमक, भारत की चमक जो है, भारत की जो सभ्यता है वो कभी नहीं बदल सकती। भारत की सभ्यता अटूट है। इंडिया का जो ग्लोरी है, इंडिया का जो महिमा है, इंडिया का जो चमक है वो इमोएबल है, अटूट है। ग्लोरी का मतलब आप कह सकते हैं महिमा या फिर चमक धमक, ठीक है ना। तो वो क्या है? इमोएबल है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको बार बार पूछा जाता है। अब देखिए गिब्बन, जो गिब्बन लोग हैं, आप कहिएगा सर गिब्बन क्या है, तो गिब्बन का मतलब यहाँ पर है एक अंग्रेज इतिहासकार, उसी को बोलते थे गिब्बन। तो गिब्बन भी एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे इटली के साथ। बताइए इटली के साथ ही गिब्बन लोग भी जुड़े हुए थे, अंग्रेज इतिहासकार भी इटली के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन भारत ऐसा कुछ नहीं था कि किसी के साथ जुड़े रहेगा, ऐसा कुछ नहीं था। भारत का सभ्यता ही कुछ अलग था। ऐसा नहीं कि अंग्रेज के साथ जुड़ गया भारत, उसके साथ अपना उसका सभ्यता अपना लेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो गिब्बन थे, जो वो इटली से क्या थे, एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे। बताइए इटली का भी यही हाल है।
हमारा भारत का सभ्यता ही ठीक है जो कि अभी तक ब्रिटेन नहीं हुआ है। सब का सभ्यता ब्रिटेन हो गया, लेकिन भारत का सभ्यता अभी तक कायम है, इसका ग्लोरी भी इमोएबल है, ठीक है। लेकिन वही जो गिब्बन लोग हैं, जो अंग्रेज इतिहासकार थे, वो एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे किसके, इटली के साथ। बताइए क्या बात है। लेकिन भारत का कुछ सभ्यता ही अलग है, ठीक है। तो ध्यान दे रहे हैं ना, प्लीज़ ध्यान दीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ तक अगर पहुँच गए तो आगे देख ही लीजिए, पूरा आपके काम के लिए वीडियो है, ठीक है। उसके बाद देखिए आवर एंसेस्टर, जो हमारे एंसेस्टर थे। सर एंसेस्टर क्या होता है? पूर्वज, आपके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता। जैसे आप लोग सुने होंगे कि जो हमारे पूर्वज है वो बंदर है, ठीक है। तो वही कर रहे हैं, आवर एंसेस्टर इंजॉयड, हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने इंजॉय किया था होम रूल का। मतलब जो होम रूल सर क्या होता है? जो घर का बना बनाया नियम। ये नहीं कि अंग्रेज ने बना दिया नियम तो उसको हम लोग अपना लेंगे, ऐसा नहीं है। जो घर का नियम है, जो घर का हमारे एंसेस्टर ने उसी को एंजॉय किया था, होम रूल का, ठीक है। मतलब घर का बनाया, घर का जो बना बनाया नियम है, घर में कैसे लोग जीते हैं, किस संस्कार में जीते हैं, कैसे। जैसे आप लोग भारत की सभ्यता को जानते होंगे, साड़ी में जब बड़े भाई आते हैं तो क्या करते हैं, इसे घूंघट लेते हैं महिला लोग। मतलब भारत का सभ्यता ही कुछ अलग है यार, भारत का सभ्यता ही कुछ अलग है, अन्य देशों से मैच नहीं करेगी भारत का सभ्यता, ठीक है। तो वही कहते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर थे उन्होंने एंजॉय किए थे होम रूल का। कहीं कहीं ट्रू होम रूल भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप घबराइएगा नहीं, वही होम रूल, ट्रू होम रूल, ठीक है, जो भी लिखा रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, आवर एंसेस्टर। एंसेस्टर की जगह फोर फादर भी लिखा जा सकता है। फोर फादर का मतलब भी पूर्वज होता है और एंसेस्टर का मतलब भी पूर्वज। सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, छोटे छोटे गांव के साथ हमारे पूर्वज जो है सेटिस्फाइड थे, उनको शहर नहीं चाहिए। शहर में क्या होता है, गंदगी ही गंदगी है। शहर में लोग कैसे जीते हैं, लेकिन उसको क्या स्वच्छ वातावरण मिलता है गाँवों में। तो हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे से गांव के साथ ही संतुष्ट रहते थे, उनको मतलब नहीं था कि हमें शहर चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। अभी तो 4G का 5G का ज़माना आ गया है मेरे दोस्त, अभी तो कुछ अलग ही हो गए हम लोग, क्या पूरी तरह से हम लोग बदल गए। लेकिन पहले क्या था, हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो छोटे से गांव के साथ ही संतुष्ट थे, उसको शहर नहीं चाहिए। हमारे पूर्वज कुछ अलग थे, ठीक है। उसके बाद देखिए गांधी जी आगे बात करते हैं कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो रेस्टलेस वर्ड है, ठीक है। दिमाग आपको पता है, आपका जो दिमाग है ना, वो हमेशा सोचते रहता है कुछ ना कुछ। आज अगर आपको बता दें कि अगर आप मान लीजिए 200 रुपया कमा रहे हैं तो आप खुश हैं, खुश नहीं हैं आप सोचेंगे कि काश थोड़ा और पैसा होता, हम 300 रुपया कैसे कमा दें। जिस दिन से आपको 300 रुपया होने लगेगा, कहिएगा 600 रुपया कैसे कमाए रेगुलर, 600 रुपया हो जाएगा तो 1000 कैसे कमाए, 2000 कैसे, 4000, लाखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति कैसे बने, मुकेश अंबानी बन जाइएगा तो कहिएगा दुनिया में 1 नंबर पे कैसे आए, ठीक है। तो कभी भी आपका दिमाग संतुष्ट नहीं रहने वाला है। वही कहता है माइंड इज रेस्टलेस वर्ड। माइंड जो रेस्टलेस मतलब जो आराम नहीं करता। ये बेचैन सी क्या है, बेचैन सी वर्ड है, चिड़िया है। माइंड रेस्टलेस वर्ड है, बेचैन चिड़िया है। इट मोर गेट्स, इनको जितना अधिक मिलेगा, जितना अधिक प्राप्त करेगा, मोर वांट्स, उतना ज़्यादा चाहेगा। और ऑलवेज अनसेटिस्फाइड, ये हमेशा असंतुष्ट रहता है, कभी भी संतुष्ट नहीं होता हमारा माइंड, ठीक है। माइंड हमारा रेस्टलेस वर्ड है, एक बेचैन सी चिड़िया है। इनको जितना मिलेगा, मोर गेट्स मोर वांट्स, जितना मिलेगा उतना ज़्यादा ये चाहेगा, ठीक है। ऑलवेज अनसेटिस्फाइड, ये हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है। जैसे विद्यार्थी का ही एग्जांपल मैं देता हूँ। विद्यार्थी को अगर 400 नंबर आ जाता है फिर भी ना खुश, 450 वाले भी ना खुश। वो सोचते हैं हमारा 480 आता तब हम खुश होते हैं। जिसका 480 आ जाता है कहता और 10 नंबर आता, 490 आता तब हम खुश होते हैं। जिसका 495 आ जाता है वो भी खुश नहीं हुए। हमारा 5 नंबर आखिर कटलई तो कटलई कहाँ, ये है सोच बा क्या करें। मतलब माइंड जो है ना अनसेटिस्फाइड रहता है हमेशा, ठीक है। तो वही कहता है कि माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, माइंड रेस्टलेस वर्ड है। इट मोर गेट्स, इसको जितना अधिक मिलेगा इतना अधिक चाहता है। ऑलवेज अनसेटिस्फाइड, हमेशा क्या रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं वेल्थ। सर वेल्थ क्या होता है, तो वेल्थ का मतलब धन दौलत, जो धन दौलत होता है ना। और लग्जरीज का मतलब सर तो लग्जरीज का मतलब होता है ऐशो आराम, ठीक है, शान शौकत। धन दौलत और ऐशो आराम डू नॉट मैन यहाँ पर मेक भी लगा दीजिए, थोड़ा अच्छा से बैठेगा। मेक हैप्पी, किसी भी मानव को हैप्पी नहीं बना सकता, ठीक है। जो वेल्थ है और लग्जरीज है वो कभी भी मानव को हैप्पी नहीं बना सकता। लोग सोचता है मेरे पास धन दौलत हो गया तो हम खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आप सोचते होंगे कि अगर हम करोड़पति रहते तो बहुत ज़्यादा खुश रहते, नहीं, और ज़्यादा दुखी रहते हैं। क्योंकि गांधी जी का कहना है कि जो धन दौलत और ऐशो आराम हमें किसी भी मानव को हैप्पी नहीं बना सकता। जो 200 रुपया कमाता है वो भी खुश है,
वो भी अपना ज़िंदगी अच्छा से जी रहा है, लेकिन जो 10,000 रोज़ कमा रहा है वो भी ना खुश है, समझ रहे हैं। इसीलिए धन दौलत और ऐशो आराम कभी भी मानव को हैप्पी नहीं बना सकता। ये गांधी जी का कहना है और बिल्कुल सही कहे हैं, कहीं इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए कहते हैं हमारा जो फॉर फादर या एंसेस्टर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। डू नॉट इन्वेंट मशीनरी, उन्होंने इन्वेंट नहीं किया, खोज नहीं किया, किसका, मशीनरी का। काहे नहीं किया भाई, मशीन का खोज हमारे पूर्वज ने नहीं किया, हमारे पूर्वज ने मशीन का खोज किया ही नहीं। काहे नहीं किया, काहे कि बिकॉज वी वुड बिकम स्लेव्स, वे हमें क्या करेंगे, स्लेव्स कर देंगे, गुलाम बना देंगे, ठीक है। और या फिर लेजी बना देंगे, आलसी बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए या तो लेजी लिखा रहेगा या स्लेव्स लिखा रहेगा, एक ही चीज़ लिखा रहेगा, तो वो हमें क्या करेंगे, गुलाम बना देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आजकल हम लोग मशीन का गुलाम हो गए हैं। जैसे मशीन कहता है वैसे हर चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ में मशीन ही लगा हुआ है आजकल। हर एक चीज़, पंखा के बगैर हम सो नहीं सकते हैं, पंखा नहीं होगा, एसी के बगैर हम नहीं रह सकते, पंखा के कूलर के बगैर हम लोग नहीं रह सकते, हम लोग 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। हम लोग मशीन का गुलाम हो चुके हैं यार, गुलाम हो चुके हैं मशीन का। पहले जो ऐसे लोग नहीं रहते थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने मशीन का खोज इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग क्या नहीं हो सके, गुलाम नहीं हो सके उसका, ठीक है। तो भारत का कुछ ऐसा ही सभ्यता था, ठीक है। तो हमने पूरा आपको इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का पूरा निचोड़ पढ़ाया और सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस वीडियो में मिल गया है। और यदि आप अगला वीडियो जल्दी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको अगला वीडियो भारत इज माय होम का मिले, तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे राय दीजिए अपना, और अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि आप लोग जब शेयर करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मैं जल्दी से जल्दी दूसरा वीडियो बनाने के लिए मुझे मतलब मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।